Hey, what's up guys? Welcome back once again। 22 साल और $2 ट्रिलियन और लगभग 4 लोग, ये किसी देश की आबादी है या फिर इकोनॉमी नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका द्वारा खर्च करे गए पैसे हैं जो उसने देश के ऊपर खर्च किए, जो उसका कभी हुआ ही नहीं। हालांकि कोशिश तो बहुत की, लेकिन पुश्तैनों ने हर बार उसे धूल चटा दी। तो बात हो रही है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर यानी कि अफगानिस्तान की, जिसके बीच मौजूद एक सिपाही की आंखों देखिए आपके सामने हम लेकर आए। एंड्रयू आज बहुत खुश है क्योंकि उसका बचपन का सपना था जो आज पूरा हो चुका है। नौजवानों की तरह उसका भी सपना था वो अपने देश की रक्षा करे, उसकी सेना में भर्ती हो, जो कि आज वो हो गया। इसीलिए हर समय बस वो उसी की तैयारी में लगा रहता है, जिसे देखने पर उसके पिता ने उससे कहा, बेटा अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ तुम्हें अपनी नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो इसे नौकरी की तरह नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह करना। हो सके तो कभी किसी बेगुनाह को सजा मत देना। एंड्रयू ने अपने पिता की बातों को ध्यान में रखकर सुबह निकल गया अपनी एक नए सफर के लिए। यूएस आर्मी का काफिला एक गांव के पास आकर रुकता है जहां सभी को काम दिया जाता है। आज उन्हें पूरे गांव वालों की तलाशी लेनी है, कहीं उन्होंने अपने बास को छुपा कर तो नहीं रखा, और इसीलिए सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी अचानक से इनके ऊपर आतंकवादियों का हमला हो जाता है, जिसमें इनका सार्जेंट बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके चलते ये सभी फौरन अपने बेस पर लौट आए। सभी के चेहरे बयान कर रहे हैं इस हादसे से वो काफी मायूस थे। इतने में वहां पर एंट्री होती है एक नए सार्जेंट की, जिसका नाम निक। वो पिछले वाले से एकदम पलट था। अगर वो मोम की तरह नरम था तो ये पत्थर की तरह कठोर है। आते ही उसने सभी को लाइन में खड़ा कर दिया, अपने तौर तरीके समझाने लगा। उसे किन 3 चीजों से सख्त नफरत है। पहली चीज, अगर कोई भी लेट उठा तो वो अगले दिन से यहाँ नहीं रहेगा। दूसरी चीज, उन्हें जो भी ऑर्डर मिलेंगे वो हर हाल में पूरे करने होंगे, फिर चाहे उन्हें खुद की जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि देश से बड़ी कोई चीज नहीं है। आखिर और सबसे अहम चीज, दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना है, क्योंकि पिछले 12 महीनों में हमने 43 जवानों की जान खो दी है और अब मैं और लोगों का बलिदान सहन नहीं कर सकता। तो सब तैयार हैं, सब ने हामी भरी। फिर इन्हें अगले मिशन के बारे में बताया गया, कैसे इन लोगों को हर गांव हर कस्बे में जाकर लोगों की उनके घरों की तलाशी लेनी है। कहीं उन्होंने किसी तरह का असला बारूद तो नहीं छुपा रखा। और ध्यान रहे कि यह अफगानिस्तान है, यहाँ पर हर घाटी में तुम्हें लाखों आतंकवादी मिलेंगे और उन्हें भी खत्म करना है। मिशन को पूरा समझने के बाद ये सभी पूरा करने के लिए निकल पड़े। इसी बीच उन्हें कुछ अफगानी लोग मिले जिन्हें सार्जेंट ने रोक लिया और अपने लोगों से कहा कि तुम्हें जैसे इनकी तलाशी लेनी है तुम ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही शातिर लोग हैं। उन अफगानियों में कुछ छोटी बच्चियां भी थी जिन्हें सोल्जर सही ढंग से नहीं छूते। जो चीज देखने के बाद एंड्रयू सार्जेंट से कहता है, पहले जो सार्जेंट थे वो कभी ऐसे लोकल को परेशान नहीं करते थे, क्योंकि उनमें औरतों और बच्चों भी होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें जाने देना चाहिए। लेकिन सार्जेंट का तरीका अलग है। उसका कहना था कि उसे सिर्फ नतीजे से मतलब है, फिर चाहे वो किसी भी तरह आए, और अब तुम इसकी आदत डाल लो। इतना कहने के बाद वो एक घर के पास जाते हैं जिसके बारे में इन्हें खबर मिली कि इसके अंदर एक आदमी है जिसे पता है कि कहां कहां लैंडमाइन को बिछाया गया है। काफी देर निगरानी के बाद सार्जेंट सभी को ऑर्डर देता है कि हमला कर दो। वो सभी अचानक से उसके घर में घुस जाते हैं। अंदर एक पिता था जो अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा था। उसे उसी हाल में सार्जेंट उठवा लेते हैं, सिर्फ शक के बुनियाद में। उसके घर में तलाशी के दौरान सिवाय कुछ कपड़ों के कुछ नहीं मिलता। कुछ सोल्जर तो उसे मारते भी हैं। उसकी बीवी बच्चों के सामने ही वो शख्स बार बार यही बोलता रहता है। उसे नहीं पता कि वो किस बमों के बारे में बात कर रहा है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। उसे घसीट कर बेस पर लाया जाता है। शाम होने पर कुछ सोल्जर पाउडर के नशे करते हैं, जिसको सार्जेंट निक देख लेता है। वो कहता है कि तुम्हें अफगानिस्तान में आकर पाउडर की चखना है तो चलो मेरे साथ, मैं इससे बेहतर नशा करवाता हूँ। सभी को समझ में आ गया कि अगर कोई पकड़ा गया तो उसे पूरी जिंदगी नरक बन सकती है, इसीलिए सब चुपचाप बस उसकी बातों को सुन लेते हैं। कुछ सप्ताह बीत जाते हैं। इसके बाद एंड्रयू निक के पास आकर कहता है कि उसे लगता है वो सबसे काबिल है, इसीलिए उन्हें उसकी टीम लीडर बना देना चाहिए। तो निक का कहना है कि ठीक है, कल सुबह फैसला हो जाएगा कि कौन टीम लीडर बनेगा। सुबह हुई तो सभी को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें से मार्कस और एंड्रयू को चुना गया और बोला गया कि तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वो अगला टीम लीडर बनेगा। फिर क्या था, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्कस बार बार एंड्रयू को ताने मारता रहता है क्योंकि उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर कुछ क्षणों में एंड्रयू अपने पैतरे आजमाता है और जीत जाता है। इस जीत के चलते उसे टीम लीडर घोषित किया जाता है। अब सब वापस आने लगते हैं अपने अपने काम पर, लेकिन तभी इन्होंने देखा कि एक सोल्जर जिसे फौरन मेडिकल रूम की ओर लाया जा रहा है। जब एंड्रयू ने करीब जाकर देखा तो उस जवान का एक पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। अब शायद वो कभी भी अपनी जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाएगा। इस चीज को देखने के बाद उसके अंदर पहली बार जंग का असली महत्व जागता है। कैसे जवान लोग अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म करते हैं, सिर्फ अपने देश के लिए। वो उसकी फाइल को लेकर सार्जेंट के पास गया। जो चीज उसने कही उससे एंड्रयू का दिल टूट जाता है। उसने उस फाइल को देखने से ही मना कर दिया
क्योंकि उसका कहना था कि वो सोल्जर उनके लिए पहले ही मर चुका है, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं है, उसकी फाइल को देखने का अब कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक कंटेनर में जाता है जहां वही बंदा बंद था जिसे ये लोग शक की बुनियाद में पकड़ कर लाए थे। सार्जेंट एंड्रयू को बताता है कि इस आदमी को पता था वो बम कहाँ लगाया गया था, अगर ये हमें बता दे तो आज हमारा वो साथी जिंदा होता। ये सुनने पर एंड्रयू बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसे मार ही डालेगा, पर उसके करीब जाकर वो रुक गया जो देख सार्जेंट हंसते हुए वहां से चला गया। सुबह हुई, ये लोग पेट्रोलिंग के लिए निकल गए। आज इन्हें कुछ घरों और जगहों की तलाशी लेनी है, पर सार्जेंट एंड्रयू को नहीं ले जा सकता, बल्कि उसे ट्रक के पास ही खड़ा रहने का ऑर्डर देता है जो उसे फॉलो करना पड़ा। गांव में जाते ही इन्होंने एक बूढ़े शख्स को गोली मार दी क्योंकि उसके हाथ में इन्हें ग्रेनेड मिला था। जब इस गोली की आवाज एंड्रयू ने सुनी तो वो फौरन भागते हुए गया तो देखा कि सार्जेंट रिकॉन शाबाशी दे रहे हैं और वहीं पास में उस शख्स की लाश पड़ी है जिसके पास उसकी बीवी और बच्चे हैं। सब बहुत खुश थे सिवाय उस बूढ़े शख्स के परिवार के, क्योंकि अब वो बच्चे हमेशा के लिए अनाथ जो हो गए। अब जब एंड्रयू वापस कैंप पर लौटा तो उसे आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसका ऐसा मानना था जिस शख्स को उन्होंने मारा आज सुबह वो निर्दोष था। अब इतने सारे सोल्जर बंदूक लेकर उसके घर में घुस जाएंगे तो वो खुद के परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ कदम तो उठाएगा ही, लेकिन ऐसा बाकियों को लगता है कि उसे अकेले ऐसे बैठ देख सर्जन भी समझ जाते हैं कि बात क्या है। उसने एंड्रयू से पूछा क्या वो उसके साथ वॉक पर चलेगा। उसे बात करते हुए उसने पूछा आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो क्या सोचता है। एंड्रयू ने वही बताया जो उसे लगता है। इतना सुनने पर सार्जेंट उससे कहते हैं कि हमारा जो काम है उसे कभी भी निर्दोष लोग नहीं मारे जाते, उसे कभी कभी निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं और शायद आने वाले समय में तुम्हें ये करना पड़े, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दूंगा। लेकिन एंड्रयू इनकार करता है, इतना कहकर कि वो ये कैंप तभी छोड़ेगा जब सार्जेंट बन जाएगा। उसका ये जज्बा देखकर सार्जेंट खुश होते हैं, लेकिन उसने उस रात कुछ अजीब देखा। सार्जेंट रिकॉन को ले जाकर एक बॉक्स देता है जिसके अंदर क्या था उसे ये नहीं पता। खैर उसने इस बात को इग्नोर किया और सुबह सीधे पहुंच गया रिकॉन के कमरे में जहां वो सो रहा था, पर उसके साइड में उसने वही बॉक्स देखा जो रात में सार्जेंट उसे दे रहे थे। खोलने पर उसके अंदर वही ग्रेनेड था जो उस दिन उस शख्स के हाथ में था। उसने देखा कि इस चीज को देखने के बाद मानो एंड्रयू का दिमाग ही घूम जाता है। जैसे रिकॉन जिम पहुंचा उसके पीछे पीछे एंड्रयू भी गया, पूछने लगा कि आखिर उसके पास वो ग्रेनेड कैसे आया। रिकॉन वही बात बार बार रिपीट करता है कि मुझे उस आतंकवादी के पास ग्रेनेड मिला इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। अब एंड्रयू तभी उसके मुंह पर पूछ लेता है फिर इस बॉक्स में क्या है जो आधी रात को सार्जेंट तुम्हें देने के लिए लाए थे। वो एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं, पर एंड्रयू को ये चीज अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो अपने डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो लॉजिस्टिक में थे और उन्हें अच्छे से पता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसे सब कुछ बताया कि कैसे उसके कैंप में बेगुनाह लोगों को फंसा कर उन्हें मारा जा रहा है। तब एंड्रयू के डैड ने कहा कि उसे डिपार्टमेंट को कंप्लेन करनी पड़ेगी, इस बारे में बाकी का काम वो खुद करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने बात बंद कर दी क्योंकि अगर इस बारे में किसी को भी पता लगा तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि किसी को भी सार्जेंट की कोई बात बुरी नहीं लगती सिवाय एंड्रयू के, जिससे हमेशा से वो ठीक नहीं लगता। जब सभी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो बातें होना शुरू हो जाती है। किसी ने सार्जेंट के खिलाफ कंप्लेन कर दी, पर किस बारे में करी है ये चीज किसी को नहीं पता, लेकिन सार्जेंट ने आज तक कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर कंप्लेन किस बारे में थी, यही सवाल सबके मन में था। एंड्रयू धीरे से वहां से खिसकने की कोशिश करता है, तभी एक सोल्जर आकर उसे इत्तला करता है सार्जेंट उसे बुला रहे। ये सुनने के बाद उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया, पर जाना तो पड़ेगा, बुलाया जो है, इसीलिए वो अंदर गया तो देखा कि वहां पर सार्जेंट गेम खेल रहा है। वो उसके पास जाकर बैठ गया। सार्जेंट ने उसके ऊपर सवालों का पहाड़ तोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है सेना में जो कुछ भी होता है वो हमेशा सेना के अंदर ही रहता है, कभी बाहर नहीं जाता। अब उसके हर सवालों का एंड्रयू घुमा फिरा कर जवाब देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो चुप रहा तो सही नहीं रहेगा, इसीलिए जो कुछ भी उसके मन में आया वो सब बोलकर वो निकल गया। कुछ दिनों के बाद वो ऐसे एक आर्मी ट्रक में था तो उसे वहां नीचे एक कलाशनिकोव मिली जो अधिकतर आतंकवादियों के पास होती है, आर्मी इसे बहुत कम इस्तेमाल करती है। इस चीज को देखने के बाद उसे ये यकीन हो गया कि जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये लोग जानबूझकर उन बेकसूर लोगों को बेवजह मार रहे हैं ताकि दुनिया को लगे कि यहाँ पर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है और ये लोग लोकल को बचा रहे हैं। उसे ये सब करता हुआ देख उसका साथी कहने लगा हमें पता चल चुका है कि सार्जेंट के खिलाफ कंप्लेन किसने की, चलो तुम्हें सब अंदर बुला रहे हैं। अब यहाँ एंड्रयू की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया उसके बारे में, पर अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां तो मार्कस था जिसे सब मिलकर मार रहे हैं क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि मार्कस ने उन सभी की शिकायत डिपार्टमेंट से की है,
कि वो सार्जेंट की निगरानी में नशा करते हैं, क्योंकि एक वही था जो उन सभी से चिढ़ता है। यह एंड्रयू को तो सच पता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मार्कस के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसे खामखा वो लोग मार रहे थे। अब वो वापस आकर अपने पिता को कॉल करके कहता है, अब आप किसी को भी कंप्लेन मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम सभी की जान खतरे में आ सकती है। सार्जेंट बहुत ही जालिम किस्म का शख्स है। उसके पिता डर जाते हैं और मान जाते हैं। अब ये सभी अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हें कहीं से लीड मिली है, एक घर है जिसके अंदर रहने वाले शख्स को पता है कि अब अगला धमाका कहाँ होने वाला है। ये लोग उसके घर पर धावा बोल देते और ये सीन सेम शुरुआत की तरह था, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। अब यहाँ उन्होंने एक शख्स को पकड़ा जिसे वो लेकर बाहर आते हैं। उसकी बीवी बार बार उसके सामने विनती करती है कि उसे कुछ मत करो, तो सार्जेंट एंड्रयू से कहता है कि ऐसा अंदर ले जाओ। उसके जाते ही वो लोग उस आदमी को मार देते हैं और वही कलाशनिकोव उसके हाथ में रख देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि वो एक आतंकवादी है। अब जब ये चीज़ एंड्रयू देखता है तो उसका तो खून खौल जाता है। उसे अब किसी भी हाल में इस सच को बाहर निकालना था, क्योंकि अब वो और परिवारों को अनाथ होने नहीं देख सकता। उस आदमी की पत्नी और बच्चे दोनों बाहर आकर बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, लेकिन वहां खड़े किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने तो एक सीधे साधे आदमी को आतंकवादी बना दिया सिर्फ खुद के फायदे के लिए। अब वो सीधा आता है अपने बेड पर और अपने पिता को मैसेज करके कहता है वो अपनी कार्रवाई शुरू रखें, मैं बाकी का सबूत इकट्ठा करता हूँ। इतना कहकर वो सार्जेंट के केबिन में घुस गया। वो शावर लेने के लिए गया था। दरअसल उसे पता लगाना था कि वो हथियार आ कहाँ से रहे। तभी उसकी नज़र एक बैग पर गई, जिस पर खोलने पर उसने देखा कि अंदर तो ढेर सारे वो हथियार हैं जो कभी आर्मी इस्तेमाल ही नहीं करती। और तभी वहाँ सार्जेंट आ जाता है, जो कहता है कि अगर तुम्हें और अच्छे से देखना है तो बैग को देख सकते, क्योंकि मुझे ये काम करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ हथियार के साथ खड़े लोगों को नहीं मारना, बल्कि उन लोगों को भी मारना है जिनकी मानसिकता हथियार लिए खड़े लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो समाज में ज़्यादा जिंदा रहे तो इस संसार को नरक बना देंगे खुद के फायदे के लिए। एंड्रयू ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर आ गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सभी साथी उसे चारों तरफ से घेरे हुए, जो उससे कह रहे हैं कि चलो हम सब प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। एंड्रयू भी चला गया और सबके सब निशानेबाजी के हुनर सीख रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद रिकॉन कहता है कि जाकर क्लीनिंग कर दो, लेकिन वो फिर भी उसकी बात मान कर जाता है। तभी एक सोल्जर गोली चला देता है, जिससे वो बेहद ही डर गया, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना डरा था वो। अब सोने की बारी आई, लेकिन अचानक बीच रात में उसने उस पर हमला कर दिया। हर कोई उसे बुरी तरह पीटने लगा, जैसे मानो उसने कितना बड़ा गुनाह किया। तभी उसकी आंख खुल गई और ये एक बुरा सपना। खैर, जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहला शख्स जो उसे दिखा वो था सार्जेंट, जो उसे अब मैनिपुलेट करने के लिए आया था, क्योंकि अब शायद उसे अंदाजा हो गया है कि ये जरूर आगे जाकर कुछ गड़बड़ करेगा। उसका कहना था कि उसका एक छोटा बच्चा है जो उसे हमेशा प्राउड की नजरों से देखता है। अगर ये सारी बातें बाहर आई तो मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, मेरे साथ तुम सबकी भी नौकरी और रेस्पेक्ट दोनों चली जाएगी, इसीलिए सब कुछ यहीं खत्म कर दो, अपने काम पर ध्यान दो। ऐसे कई और भी बातें वो कहता है, जिसे सुनने के बाद एंड्रयू परेशान हो गया। वो करे तो करे क्या। उसने अपने पिता को कॉल लगाया, उनसे पूछा क्या वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है, कहीं उसकी ये सब करने से किसी का घर न टूट जाए। वो फूट फूट कर रोने लगा तो उसके पिता ने उसे काफी बातें समझाई। तो ये लोग फिर से अपने अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जाता है। आज रिकॉन टीम लीडर था, जो एंड्रयू को जानबूझकर आगे आने को कहता है। तभी इन पर गोलियां चलने लगती है तो एंड्रयू एक घर में घुस जाता है, जहां उसे एक बूढ़ा शख्स बैठा मिलता, जिसे देखकर उसने माफी मांगी और बाहर आ गया। जब कुछ देर बीत गया तो उसने देखा कि रिकॉन और बागी के लोगों ने उस बूढ़े शख्स को बैठा हुआ है जमीन पर, क्योंकि वो अब उसे आतंकवादी घोषित करने वाले हैं। उन्होंने एंड्रयू से कहा कि वो उसे मारे, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए रिकॉन जानबूझकर उसके सामने एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे होता यह है कि एंड्रयू परेशान होकर गोली चला देता है, जिसमें उस बूढ़े शख्स की मौत हो गई। अब इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका है, क्योंकि ऐसा उसने अपने हाथों से एक बेगुनाह को मार दिया है। ये बात उसे सोने नहीं देती, इसीलिए वो अपने कमरे में आता और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल उसकी पूरी टीम को ट्रायल पर भेजा गया है, क्योंकि अब उन पर तहकीकात होगी इस केस को लेकर। डिपार्टमेंट ने सारी चीज़ों को देखने के बाद ये फैसला लिया है कि अब एंड्रयू अमेरिका जा रहा है। उसके साथ सार्जेंट भी है, जो उसे समझाता है कि वहां जाकर कुछ भी ऐसी वैसी बात मत करना। लेकिन वहां जाते ही एंड्रयू सब कुछ बता देता है, क्योंकि वो इस सच्चाई को अपने सीने पर रखकर मरना नहीं चाहता। आखिर में हमें बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो 2005 में घटित हुई थी, जिसमें पूरे स्टाफ को 3 साल की सजा हुई और जो स्टाफ सार्जेंट था उसे उम्र कैद की सजा हुई। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।